ससुराल। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रोटी पर घी लगाकर खाने की? तेरे लिए 2 सूखी रोटी जानबूझकर ही रखी है मैंने। रोटी के साथ दाल दे रही हूँ, या काफ़ी नहीं है क्या तेरे लिए, जो अब घी भी लगाकर खाएगी तू रोटी पर? बड़ी बहू सुधा अपनी सास अर्चना जी से चिल्लाकर बोली। अर्चना जी बोली, बहू, सूखी रोटी दांतों से चबाई नहीं जाती है, और आज बहुत दिनों बाद घी दिखा तो रहा नहीं गया और खाने की इच्छा जाग गई। सुधा जल्दी से अंदर गई और एक खाली पड़ा हुआ ताला और चाबी लेकर आ गई। रसोई को ताला लगाकर बोली, लीजिए माँ जी, अब न रहेगा बाँस, न बजेगी बांसुरी, अब न आपको घी दिखाई देगा और न उसे खाने का मन करेगा। अर्चना जी आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। उतने में बेटा रमेश ऑफिस से आ गया और अपने कमरे में बैग रखने चला गया। पीछे पीछे सुधा भी कमरे में जा पहुंची। अब तुम्हारे देवर और देवरानी हमसे बहुत दूर रहने चले गए हैं। सुधा, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो हम सभी को शांति से रहने दोगी ना? रमेश गुस्से में अपनी पत्नी सुधा से बोला। सुधा बोली, भला टले, जहाँ जाना है जाए दोनों, बस इस घर में नहीं दिखने चाहिए दोनों। और अकेले ही चले गए दोनों। तुम्हारा छोटा भाई राजू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तेरी माँ को मेरे साथ लेकर जाऊंगा। फिर लेकर क्यों नहीं गया? बुढ़िया को यहाँ मेरी छाती पे मूंग तलने को क्यों छोड़ गया? इस बुढ़िया को रमेश बोला। सुधा, तुमसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। जब भी बोलती हो बुरा ही बोलती हो। तुम दोनों बहनें जब से इस घर में ब्याह कर आई हो, दोनों ने मिलकर हम सबका जीना हराम कर दिया है। और आज जब वे लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, तब भी तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ। सुधा चिल्ला कर बोली, हाँ हाँ, तुम्हें मैं ही गलत लगती हूँ। हमेशा तुम्हारे माँ बाप भाई सब लोग सही हैं, बस मैं ही तो गलत हूँ इस घर में। बेटे बहू के जोर जोर से लड़ने की आवाज़ अर्चना जी के कानों पर साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, मगर वे बेचारे कर भी क्या सकती थी। वे तो जैसे तैसे दिन गुजार रही थी। उनकी तो रातों की नींद तक उड़ गई थी। अर्चना जी सोचते हुए अतीत के गलियारे जा पहुंची। कितनी खुशी से दोनों बहुएं ब्याह कर लाई थी वो अपने दोनों बेटे रमेश और राजू के लिए। पहली बार जब रमेश के लिए सुधा को पसंद करने गई थी, तभी छोटे बेटे राजू के लिए उन्होंने मंगला को पसंद कर लिया था। और मंगला के घर वाले भी वैसे उसी क्षण की प्रतीक्षा में खड़े थे। अर्चना जी ने जैसे ही बड़े बेटे से सुधा का रिश्ता तय किया, छोटे बेटे राजू की शादी की बात भी छिड़ गई। सुधा के घर वाले भी तुरंत बोले, हमें भी आपका छोटा बेटा अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत पसंद आया है, इसलिए बिना देर किए रिश्ता भी तय कर देते हैं। अर्चना जी ने सोचा था दोनों बहनें एक ही घर से ब्याह कर आएगी तो मिलकर रहेगी और घर को स्वर्ग बना देगी, मगर वे कहाँ जानती थी कि दोनों सगी बहनें मिलकर ससुराल वालों का जीना हराम कर देगी। सुधा और मंगला दोनों एक ही शादी, एक ही मंडप में, एक ही दिन और एक ही के साथ दोनों भाई बहन रमेश और राजू के साथ हुई। शुरुआत का 1 महीना तो अच्छे से कटा, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोनों में देवरानी जेठानी वाला रिश्ता ज़्यादा और बहनों वाला रिश्ता कम दिखाई देने लगा था। अर्चना जी के पति नंद किशोर जी रिटायर क्या हुए? दोनों बहनों में उनके रिटायर हुए पैसों को लेकर बहस होने लगी। वे पैसे किसको मिलेंगे? पहले से दोनों बहनें सुधा और मंगला भी अपने अपने पति की कमाई को लेकर तो रौर मची हुई थी। अब ससुर जी का घर का पैसा कुछ उनकी नज़र में आने लगा था और दोनों की नज़र इतनी लालची हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से कटी कटी रहती, और जब भी मौका मिलता दोनों बहनें कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती थी। दोनों अपने पतियों के बस में नहीं थी। दोनों की लड़ाई से सबसे ज़्यादा बुरा हाल अर्चना जी और उनके पति नंद किशोर जी का हुआ। नंद किशोर जी दोनों की लड़ाइयों से इतना हाथ हो गए कि उन्हें लकवा मार गया।
दोनों में से एक भी बहू नंद किशोर जी की सेवा तो छोड़ो, उनका हाल चाल जानने भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। बेचारी अर्चना जी अकेले ही नंद किशोर जी का ध्यान रखती थी। सुधा और मंगला ने रसोई में अपना अपना टाइम बांध रखा था और बेचारी अर्चना जी दोनों को रसोई में काम करने भी लगती और नंद किशोर जी का ध्यान भी रखती। एक दिन बड़ी बहू सुधा बोली, माँ जी कल सवेरे मेरे उठने से पहले सब्जी काट कर रख दीजिएगा और आटा भी गूंद कर रख दीजिएगा, और यह जो छोटी को रसोई में मदद करने लगती हो ना, आप यह मत भूलो कि आपकी और ससुर जी की दवाइयों का सारा खर्चा मेरा पति उठाता है। अगर मेरा पति यह खर्चा उठाना बंद करे तो तुम दोनों बूढ़े यूं ही खास खास कर मर जाओगे। अर्चना जी कुछ बोलती उससे पहले सुधा ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। दूसरे दिन जब मंगला सुबह रसोई में कुछ काम से आए तो उसने देखा कि सासू माँ बड़ी जेठानी सुधा के उठने से पहले ही रसोई का आधा काम सुलटा चुकी है। मंगला तपाक से बोली, माँ जी क्या बात है, बहुत सेवा कर रही हो बड़ी जेठानी की। आप सुबह का खाना वो देती है तो रात का खाना मैं देती हूँ, आप लोग को यह तो याद ही होगा ना। उतने में सुधा अपने कमरे से बाहर आ गई और बोली, छोटी तेरा पति सिर्फ इस घर में नाम के पैसे देता है समझी, और मेरा पति घर के ज़्यादातर खर्च उठाता है, तो माँ जी को मेरा काम ज़्यादा करना होगा, तेरा नहीं समझी। अर्चना जी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले और वो बोले, यह कैसे दिन दिखा रही हो तुम दोनों। मुझे बहुत लोगों ने मना किया था कि एक ही घर से दो बेटियों को ब्याह कर मत बनाओ, मगर मैंने सोचा कि दो बहनें कभी देवरानी जेठानी नहीं बनती, उसमें तो बहनों वाला प्यार हो जाता है। शायद मेरी मति ही मारी गई थी जो मैंने एक ही घर की बेटियों को अपने घर की बहू बना। सच ही कहते हैं लोग, एक औरत ही संभालती और एक औरत ही घर बिगाड़ती है। तुम दोनों के लिए तो हम लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है ना, सास ससुर का कुछ लिहाज है और ना अपने पतियों का। उतने में छोटी बहू मंगला बोली, चुप कर बुढ़िया, आज मैंने अपनी आंखों से तुझे सुधा दीदी के लिए ज़्यादा काम करते पकड़ लिया है तो तू भाषण देने लग गई, और अब तक कहाँ छुपा रखे थे यह आंसुआ। अब शाम को मेरे कमरे से बाहर आने से पहले दाल चावल की तैयारी करके रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्चना जी की आंखों से आज आंसुओं का सैलाब बरस रहा था और बेचारे नंद किशोर जी जो बिस्तर पे पड़े पड़े यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, अपनी ही किस्मत पे रो रहे थे कि यह कैसे दिन दिखने पड़ रहे हैं उन्हें और उनकी पत्नी को। सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हें इस बात का हो रहा था कि वे अपनी पत्नी के लिए न कुछ बोल सकते हैं और न कुछ कर सकते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बस थोड़ी देर में अर्चना जी नंद किशोर जी के लिए खाना ले आए और उन्हें खिलाते हुए बोली, आप क्यों रो रहे हैं, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर नंद किशोर जी बस एक टक अर्चना जी को देखे जा रहे थे, जैसे कह रहे हो, अर्चना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। दूसरे दिन सुबह नंद किशोर जी उठाने पर भी नहीं उठे, क्योंकि उन्हें अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। आज इन बहुओं के रवैये से उनके दिल को सदमा लग गया था और वे भगवान को प्यारे हो गए थे। अब अर्चना जी और अकेली हो गई थी और उनके साथ बहुओं का रवैया और बुरा हो गया था। दोनों भाई भी अपनी अपनी पत्नियों से परेशान हो चुके थे, मगर सुधा और मंगला अपनी मनमानी करने से बाज कहाँ आती थी। रमेश अपने छोटे भाई राजू को अपना छोटा भाई नहीं अपने बेटी की तरह प्यार करता था और छोटा भाई राजू भी बड़े भाई को रमेश को पिता की तरह इज्जत देता था। मगर उनकी पत्नियां सगी बहनें होकर भी एक दूसरे के लिए चुड़ैल की भूमिका निभाती थी और सारे घर वालों का सीना दुर्भर कर दिया था। उनके इस तरह के रवैये में दोनों भाई और उनकी माँ अर्चना जी पीस कर रह गए थे। एक दिन रमेश बहुत उदास बैठा हुआ था,
तभी अर्चना जी उसके पास आई और बोली, बेटा क्या बात है, तू आजकल बहुत उदास रहने लगा है। रमेश बोला, माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। छोटे भाई के लिए कुछ भी तो सोचता हूँ तो खुद गर्ज कहलाता हूँ। सुधा तानों की बौछार से मेरा जीना हराम कर देती है। वो राजू और मंगला से इतनी नफरत करती है कि उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अर्चना जी बोली, रमेश, जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो उसी समय सही निर्णय ले लेना चाहिए। तुम दोनों के घर की शांति भंग न हो, इसलिए तुम दोनों भाइयों को अलग हो जाना ही अच्छा होगा। रमेश बोला, माँ छोटे के पास कहाँ इतने पैसे हैं कि वो अलग रहे, और सुधा मुझे छोटे की मदद करने देगी नहीं, मगर अब मुझे सुधा से छुपा कर राजू की मदद करनी होगी ताकि उसे पता न चले और घर की शांति भी भंग न हो। अर्चना जी जानती थी कि रमेश एक अच्छा बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा भाई भी है, इसलिए वो सुधा घर में उनके साथ कैसे बर्ताव करती है यह बातें कभी रमेश को बताती नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी कि रमेश अपनी माँ का अपमान सहन नहीं कर पाएगा और उन्हें डर था कि रमेश यह सब सुनकर कहीं सुधा पर हाथ न उठा दे। इस घर में नंद किशोर जी की यादें जुड़ी थी, इसलिए वो यह घर भी छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर दोनों बहनें सुधा और मंगला किसी बात पर झगड़ रही थी। उतने में वहाँ राजू आकर अपनी पत्नी मंगला को डांट लगाकर बोला, बड़ी भाभी तो किसी बात को नहीं समझती, कम से कम तुम तो समझा करो। यह सुनते ही सुधा चिल्लाकर बोली, देवर जी, मुझसे अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो अलग रहने क्यों नहीं चले जाते हो। राजू भी ताव में आकर बोला, भाभी, अगर आप दोनों बहनों का व्यवहार इसी तरह रहा तो वह एक दिन दूर नहीं जब मुझसे अलग रहने जाना पड़ेगा। सुधा बोली, कल जाते हो तो आज जाओ और तुम्हारी माँ को भी यहाँ से ले जाना ताकि यहाँ रहकर मेरी छाती पे मूंग न तले। राजू बोला, जरूर ले जाऊँगा, वैसे भी यहाँ रहकर माँ को क्या खुशी मिल गई। अब तक जब सारे झगड़े की खबर बड़े भाई रमेश को लगी तो उसने तुरंत राजू को एक घर लेकर दे दिया और सुधा से कहा कि राजू ने उसे बड़े भाई होने के नाते घर लेने में सिर्फ आगे रखा था, बाकी रुपए पैसे से उसकी कोई मदद नहीं की है। ये सब सुनकर सुधा के कलेजे को ठंडक पड़ गई थी और आज इसी बात पे वो पति से बहस कर रही थी। यही सब बातें सोचते सोचते अर्चना जी की आंख लग गई और जब सुबह वह उठी तो देखा सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें चाय की जोरों से तलब लगी थी। वैसे भी उन्हें सुबह सिर्फ चाय ही तो नसीब होता था, वो भी खुद ही तो बनाना पड़ती थी, मगर रसोई में ताला लगा हुआ था और सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद सुधा ने रसोई का ताला खोला और नहाने चली गई। अर्चना जी रसोई में अपने लिए चाय बनाने चली गई। अर्चना जी चाय में दूध डाल ही रही थी, तभी पीछे सुधा आकर बोली, दूध बहुत महंगा हो गया है, माँ जी जरा संभल कर डालिए, मेरे पति के पैसे में आता है यह सब। तुम्हें तो बैठे बैठे सिर्फ अपने लिए घी, मेवे और दूध चाहिए। अर्चना जी बोली, बहू तुम्हारा पति मेरा भी बेटा है, बार बार अपने पति के पैसों का धौंस न जमाओ। कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी बोलती रहोगी। सुधा गुस्से में बोली, बुढ़िया मुझसे जवान जलाएगी, बहुत शौक है न चाय पीने का, रुक तुझे बताती हूँ चाय कैसे पी जाती है। बोलकर गरम गरम चाय लेकर अर्चना जी पर डालने जा ही रही थी कि रमेश रसोई में आ गया और उसने यह दृश्य देख लिया। उसने तुरंत सुधा को झनाकेदार चाटा गाल पर जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की, और तुम यह क्या करने जा रही थी। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो, बोलकर वो सुधा को फिर से मारने जा रहा था कि सुधा अर्चना जी के पीछे छुपते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं आवेश में आ गई थी। रमेश ने सुधा की एक न सुनी और उसे अर्चना जी के पीछे जाकर मारने लगा था कि अर्चना जी ने उसे अपना हाथ रोकते हुए कहा,
क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? एक औरत पे हाथ उठाने से पहले शर्म नहीं आई तुझे? रमेश बोला, माँ तुम इसे बचाओ, तुम तो जानती ही हो इस औरत ने सबको बर्बाद कर दिया है। अर्चना जी ने जैसे तैसे रमेश को रोका और बोली, इनको अंतिम मौका दे दो, रमेश शायद वह सुधर जाए। रमेश ने माँ की बात मान ली, मगर सुधा कहाँ सुधरने वालों में से थी। वह कहते हैं न कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। दूसरे दिन सुधा अपनी सहेली के साथ मार्केट गई हुई थी। वहाँ उसने छूती खबर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी देवरानी मंगला वही मार्केट से सटीक एक कॉलोनी में एक घर का ताला खोलकर अंदर जा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो घर आकर रमेश पर बरसते हुए बोली, तुम तो कह रहे थे मंगला और राजू हमसे बहुत दूर रहने चले गए हैं, मगर वे तो यहाँ पास ही के मकान में रह रहे हैं। मतलब तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला। सच सच बताओ, वो घर किसके पैसों से खरीदा गया है? और तुम्हारी माँ के पास रहने का इतना ही शौक है तो तुम्हारे छोटे भाई को, इस बुढ़िया को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाया जाता? यह सब सुनकर अब रमेश का पारा भी चढ़ गया था और उसने न आओ देखा न था और वह सुधा को मारने लगा। अर्चना जी ने रमेश को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रमेश अर्चना जी को एक किनारे कर बोला, माँ तुम आज बीच में मत आओ, इस औरत ने मेरा पूरा घर तबाह करके रख दिया है। अर्चना ने झट से छोटे बेटे राजू को फ़ोन कर घर बुलाया। थोड़ी देर में राजू और मंगला भी घर पे आ गए। राजू रमेश को रोकने की कोशिश करने लगा तो मंगला बीच में बोली, वाह यहाँ तो अच्छा खासा तमाशा चल रहा है, अच्छा हुआ मैं भी साथ आ गई, वरना यह तमाशा देखने का लुत्फ नहीं उठा पाती। राजू ने तपाक से एक चाटा मंगला के गाल पर जड़ दिया और बोला, भैया हम दोनों साधु की ही गलती है जो आज इन दोनों बहनों ने के झेल रहे हैं। अभी देर नहीं हुई है, इन दोनों बहनों का हमेशा के लिए इनके मायके ही भेज देना चाहिए ताकि हम लोग सुख चैन से रह पाए। वैसे भी इन बहनों ने मिलकर हमारा जीना हराम कर रखा है। मायके में बैठेगी और वहाँ बोझ बनेगी, तभी उन्हें पता चलेगा कि ससुराल, सास और पति की इज्जत क्या होती है। रमेश बोला, तो ठीक कह रहा है छोटे, मैं भी इन रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से तंग आ गया हूँ। रमेश ने सुधा का सारा सामान अलमारी से बाहर फेंक दिया और बोला, निकल जाओ अभी की अभी मेरे घर से। दूसरी तरफ राजू भी मंगला का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चलो तुम भी जाकर अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। अब तक मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, शायद इसलिए यह दिन देखने को पर रहे थे मुझे आज, मगर आप और नहीं। दोनों भाइयों का यह रूप देखकर दोनों बहनें डर गई और अपने अपने पतियों से माफ़ी मांगने लगी, मगर दोनों भाई तस से मस नहीं हुए। अर्चना जी अपने दोनों बेटों को समझाते हुए बोली, बेटा क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? क्या एक लड़की को शादी के बाद छोड़ना तुम्हें शोभा देता है? रमेश बोला, देखा सुधा, जिस सास की तुमने कभी अहमियत नहीं समझी, उन्हें इज्जत नहीं दी, वही आज तुम दोनों को बचाने आई है। सुधा और मंगला दोनों अर्चना जी के पैरों में गिर पड़ी। सुधा बोली, माँ जी मैंने आप पर इतने अत्याचार किए हैं, फिर भी आप आज मुझे घर से निकलने नहीं देना चाहती। मंगला बोली, माँ हम दोनों बहनें पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों छोटी थी पर अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे को बांटा करती थी, मगर शादी के बाद हमारा मती मार गई थी। मैंने भी आपका बहुत अपमान किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों बहनों ने एक दूसरे से भी माफ़ी मांगे। सुधा बोली, मंगला तू सच कह रही है, हम दोनों कुंवारी थे तो एक दूसरे का कितना ख्याल रखती थी। अब तो हम दोनों इस पूरे परिवार को जोड़ कर रखेंगे और खुद भी जुड़ कर रहेंगे। यह संयुक्त परिवार अब भी फिर एक साथ रहने लगा था। आज दोनों को अपने ससुराल, सास और पति की अहमियत समझ आ गई थी। दोस्तों, एक लड़की के लिए उसका घर, परिवार, पति सब कुछ होता है, मगर कुछ औरतें
या परिवार तोड़ना चाहती है और अकेले घर पर राज करना चाहती है। वे ये भूल जाती है कि जमीन जायदाद, पैसों का लालच एक दिन उनकी खुद की हस्ती भी डुबो ले जाता है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।